नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी कुछ साल पहले ही शांतिप्रिय बौद्धों के देश म्यांमार में रोहिंग्याओं द्वारा आतंक मचाने के बाद वहां की सेना गहरी नींद से जागी थी और बौद्धों का खून देखकर ताबड़तोड़ एक्शन में आई और 5 लाख रोहिंग्याओं को देश से बाहर खदेड़ दिया था। जिसके बाद सभी मुस्लिम देशों की पीठ दिखाने के बाद बांग्लादेश ने जाकर बड़ा दिल दिखाते हुए इन्हें पनाह दी थी, लेकिन उनके साथ जो इन रोहिंग्याओं ने किया वो आज तक बांग्लादेश भुगत रहा है। खैर, वहाँ जो हुआ तो हुआ, मगर जिसका डर था वो अब भारत में भी होने लगा है। अब भारत में घुसपैठ और यहाँ अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता रहा है। भारत में उनकी उपस्थिति को लेकर जाहिर की जा रही चिंताओं के बीच पहले ये लोग नशे के कारोबार में लिप्त पाए गए, तो हाल ही में CAA विरोधी दंगों में भी रोहिंग्याओं की सक्रियता की खबरें आती रही हैं, मगर इस बार तो हद ही पार हो गई है। रोहिंग्या मुसलमानों ने अपनी फुटबॉल टीमें तक बना डाली हैं, साथ ही वो लोकल टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा ले रहे हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि फुटबॉल के जरिए घुसपैठ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है और इनको यहाँ के वैलिड डॉक्यूमेंट्स तक देने की कवायद तेज़ हो चुकी है। क्या है पूरा मामला आपको बताता हूँ, मगर इस खबर को अंत तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आज सतर्क नहीं हुए तो कल को ये लोग आपके बच्चों के हाथ में से रोटी छीन कर खा जाएंगे, तब आप देखते रह जाएंगे। साथ ही इसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखने चाहिए। दोस्तों, इस फुटबॉल टीम का नाम जो है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, उस फुटबॉल टीम का नाम है रोहिंग्या FC। जी हाँ, और इसने कई टूर्नामेंट्स में हिस्सा भी लिया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये छिपाने की भी कोशिश नहीं की कि वो फुटबॉल का इस्तेमाल घुसपैठ और अवैध प्रवास को सही साबित करने के लिए कर रहे हैं। तभी तो उनकी टी-शर्ट तक पे भी रोहिंग्या साफ साफ लिखा हुआ दिखाई देता है। दिल्ली के एक युवा रोहिंग्या नेता अली जौहर का तो कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों को एक खास विचारधारा वाले चश्मे से देखा जाता है। उनका कहना है कि उनके समुदाय को लेकर काफ़ी गलत सूचनाएं और धारणाएं हैं, जबकि यही गलत सूचनाएं और धारणाएं जिनकी ये बात कर रहा है, सच्चाई यही है, क्योंकि इन लोगों ने जब से हमारे देश में एंट्री ली है तब से हमारे देश की डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। उसका सटीक एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या कैंप्स हैं। अब ये नेता कहता है कि फुटबॉल से सकारात्मक बदलाव आया है और वो लोग दुनिया को ये बताने में कामयाब रहे हैं कि वो उन्हीं में से एक हैं, एक सामान्य मनुष्य हैं। नेता ने आगे बताया कि इसके जरिए उन लोगों के भारत में भी कई दोस्त बन गए हैं और ये दोस्त वही दोस्त हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वामपंथ का चोला पहने इस देश में लाल सलाम ठोकते फिरते हैं। उन्होंने कहा कि फुटबॉल से सकारात्मक बदलाव तो आए हैं, लेकिन इसे बनाए रखना एक चुनौती है। 2018 में रोहिंग्या मुसलमानों ने यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ द्वारा आयोजित एक टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया था। ये टूर्नामेंट हैदराबाद के घांसी बाजार स्थित कुली कुतुब शाह स्टेडियम में हुआ था। इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। इनमें जलापल्ली, किशनबाग और बालपुर रिफ्यूजी कैंपों की 3 रोहिंग्या मुसलमानों की फुटबॉल टीमें शामिल थी। सोच लीजिए, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो जाता है और जो देश का मीडिया है ये इस बारे में देश को अवगत तक नहीं कराता। बालपुर के 24 वर्षीय खिलाड़ी अब्दुल्ला का कहना है कि वो फुटबॉल इसलिए खेल रहे हैं ताकि लोग रोहिंग्याओं को सकारात्मक दृष्टि से देखें। आयोजकों को भी रोहिंग्या टीमों के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की खुशी है। आयोजकों में से एक सेव द चिल्ड्रन के जनरल मैनेजर ने कहा है कि उनका उद्देश्य यहाँ रोहिंग्याओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। सोचिए, ये वो NGOs हैं जो देश के लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने NGOs चलाते हैं और ये देश के खिलाफ जो है ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो अवैध तौर से इस देश में घुस आए हैं। अब उनका कहना है कि यहाँ शरणार्थियों की बात करने का अर्थ है रोहिंग्या शरणार्थी, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड न होने के कारण उनके बच्चे शिक्षा तक नहीं पाते। तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी 2018 में कहा था कि वो खेल सुधारने में रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के लिए तैयार हैं। यानी आप सोच लीजिए कि ये किस हद तक जो है इनकी जड़ें अब जो है तंत्र में घुस चुकी हैं। एसोसिएशन ने रोहिंग्या मुसलमानों की टीम को प्रशिक्षण देने के लिए एक कोच की नियुक्ति से लेकर अपने खिलाड़ियों को उनके साथ प्रैक्टिस करने का भी ऑफर दिया था। कई रोहिंग्या खिलाड़ियों ने परिवार बांग्लादेश से आए, यानी रोहिंग्याओं के जो परिवार है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनको मदद देने की पूरी तैयारी भी की हुई है। रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव सहित कई मानवाधिकार संगठन भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। यानी कि सोचिए, रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नाम की संस्थाएं तक इन लोगों ने बना ली हैं।
हालांकि भारत सरकार और उसके कई मंत्री रोहिंग्याओं के खिलाफ अपने रुख पर कायम हैं। ये बात ठीक है कि भारत की सरकार के जो बहुत सारे मंत्री अपने रुख पर कायम हैं, लेकिन सोचिए कि जब इन लोगों ने अपने ही देश में अपने ही लोगों को नहीं छोड़ा तो ये हमारे देश में आने के बाद हमारे साथ क्या सलूक कर सकते हैं। यानी कि म्यांमार में सालों से रहने वाले अराकान प्रांत में रहने वाले ये जो मुस्लिम रोहिंग्या थे, इन्होंने जब वहाँ के नेटिव बौद्धों को नहीं छोड़ा तो ये भारत में आकर यहाँ पर क्या उत्पात मचाने वाले हैं, इसके बारे में अभी आपको अंदाज़ा तक नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही बांग्लादेश के रास्ते ये लोग यहाँ देश में घुसे थे और ख़ुद बांग्लादेश ने इन लोगों को शरण दी। तो सुनिए कि इन्होंने बांग्लादेश में क्या उत्पात मचाया। अभी कुछ समय पहले ही बांग्लादेश मीडिया से एक खबर मिली थी कि 3 रोहिंग्या समेत कई शरणार्थियों को गिरफ्तार किया गया था। ये रोहिंग्याओं ने बांग्लादेश में नशीली दवाओं की तस्करी का धंधा शुरू कर दिया था। ये सभी आरोपी रोहिंग्या बांग्लादेश के युवाओं में मेथाम्फेटामाइन की 8 लाख गोलियों की तस्करी करवा रहे थे। पहले आपको बता देते कि नशीली दवा जो है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस नशे की दवाई को थाई में याबा कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है पागल कर देने वाली दवा। रोहिंग्याओं ने गिरफ्तारी में कबूल किया था कि ये दवा अब तक बांग्लादेश में फैल चुकी है और कई रोहिंग्या शरणार्थियों के रूप में इसे युवाओं तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जा चुका है। यह एक शक्तिशाली और नशे की लत के लिए उत्तेजित करने वाली मेथाम्फेटामाइन और कैफीन का मिश्रण है, जिसे सुनने के बाद 5 लाख रोहिंग्या अब बांग्लादेश पुलिस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये खबर के बाद से रोहिंग्या तस्कर इन गोलियों को ज़मीन या समुद्र के रास्ते कॉक्स बाज़ार में पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए थे। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये वही कॉक्स बाज़ार है जिसके आसपास लाखों रोहिंग्या कैंप्स लगाकर रह रहे हैं और ये बांग्लादेश की सरकार ने खुद इनको दिए हैं रहने के लिए। आमतौर पर ये लाल, नारंगी या हरे जैसे चमकीले रंगों में पाई जाती है दवाई और इन टैबलेटों पर R या WY जैसे विशेष लोगो होते हैं। कभी कभी इन गोलियों का स्वाद अंगूर, नारंगी, वनीला जैसी कैंडीज़ की स्वाद का भी होता है। यह खतरनाक नशीली दवाई पिछले काफ़ी दिनों से बांग्लादेश से बनाकर यहाँ लाई जा रही थी। बताया गया है कि ये दवा युवाओं में बहुत मशहूर हो गई है और ऐसे में एक साथ 8 लाख की मात्रा में ऐसी नशे की गोलियों के मिलने से बांग्लादेश के रैपिड एक्शन बटालियन अधिकारियों के तो होश ही उड़ गए थे और माना जा रहा था कि ये सारा जो माल है ये तस्करी करके भारत तक भी पहुंचाने की ताक में थे ये लोग। आपको बता दें, इससे पहले रोहिंग्याओं ने जनसंख्या जिहाद पहले ही फैलाना शुरू कर दिया था और 80,000 रोहिंग्या गर्भवती महिलाएं जो है 2017-18 के बीच में भारत में आ चुकी थीं, जिनके पहले से 7 से 8 बच्चे थे और वे गर्भवती भी थीं। अब बांग्लादेशी सरकार को भी अब डर सताने लगा है कि विरोधी इनसे सरकार को पलटने की साजिश कर सकते हैं। सोचिए, जब ये बांग्लादेश में सरकार पलटने की ताकत रखते हैं और अगर ये देश में आ जाएं तो 21 पार्टी को सत्ता में नहीं ला सकते। ये एक बहुत ही हाई टाइम समय है दोस्तों, जब इस तरह के गुटों से, इस तरह के लोगों से, खास तौर पर ऐसे लोगों से जो इनको मानवता के आधार पर गलत तरीके से देश में बसाने का बीड़ा उठाए खड़े हैं, उन लोगों से इस समय देश को सबसे ज़्यादा बचने की, डरने की ज़रूरत है। वरना ये देश कभी हिंदुओं का भी हुआ करता था, ऐसा कहा जाने लगेगा और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।